This video is on mainly for those students that dedicated for those students who are going to appear the NEET 2024 और कोई भी नीट हो जिसके आगे आप देख रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। इवन दो यदि आप कोई नीट एस्पिरेंट्स नहीं हो और आपकी जान पहचान में कोई भी नीट एस्पिरेंट्स है तो उनके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जरूर से आपको शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज़ मैंने कवर करने वाला हूँ जो कि अपना जो जान पहचान में जो भी एस्पिरेंट्स है वो इस चैलेंज से गुजर रहे हैं, तो उनको ये वन वे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। मेरा पिछले वीडियो आई बटन पे मिल सकते हैं, इंस्टेंट में तो जरूर मिलेगा। एग्जैक्टली प्रीवियस वीडियो इस वीडियो के आगे जिनमें मैंने एक 100% रियलिटी के साथ आपके साथ एक पॉडकास्ट लाइव की एक बातचीत किया है, जहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से सभी कुछ मैंने कवर किया हुआ है। उसको जाके प्लीज चेकआउट कर लो। उसके बाद इस वीडियो आपको जरूर 100% हेल्प के साथ मिलने वाले हैं, लगेगा आपको। तो जो भी मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एग्जैक्टली कोई आके आपको हाथ थाम के नहीं ले जा सकता आपके राह तक, लेकिन एक टेम्पलेट दे सकते हैं। कोई एक फिक्स टेम्पलेट तो पढ़ने के लिए है 5 पॉइंट, उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी एक एग्जाम्पल, कोई भी एक आइडिया आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो मैं करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट आज आके बोल रहा है कि कहीं से भी आपको टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी चीजें लेते रहो, पढ़ते रहो, रगड़ते रहो, लेकिन किस तरीके से करना है, जी जान मेहनत तो करनी है आने वाले महीनों में, लेकिन किस तरीके से करने हैं वो 100% तरीके से 4 पॉइंट के अंदर में डिवाइड करके आपको थोड़ा ब्रीफली बताने वाला हूं। तो पहले आते हैं कि क्या शेड्यूल होने वाले। उसके पहले एक बात बता रहा हूं, आपको जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से चल पाओगे तो ही मिनिममली यदि चल सकते हो तो ही आपको नीट आने वाले महीनों में क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि वही एनसीईआरटी है 2006 में लास्ट मॉडिफाइड करने वाले सेम लाइन से। अभी क्या वो लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं? नहीं। 30+ पेपर बन चुके हैं, एक एक लाइन को लेकर के, और कितना वहां पे क्वेश्चन बनाएगा। उस लाइन की जो कॉन्सेप्ट है अब उनको लेकर के होगी खेल। किस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, एसेशन रीजन बनाएंगे, फिर मैचिंग बनाएंगे, फिर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी आने वाले यारों में आपको देखने को मिल जाए। इतना कॉम्प्लेक्स होने वाले, तो हर एक लाइन को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। उसके पीछे टाइम देना होगा। एक बार आपने कोई लेक्चर देख ली, सभी जो बोलते हैं, एक बार लेक्चर देख लिया, नोट ले लिया, नोट को मैं रिवाइज कर लिया, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, बस हो गया भाई, 10 घंटे में 12 घंटे में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। पॉसिबल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी को उस तरीके से पढ़ना होगा जिस तरीके से आपको रगड़ते हो, एक एक लाइन को समझते हो, उसके अंदर में इंटरकनेक्शंस को समझते हो। फिर अपनी बुक को बंद बंद करके वो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, उस चैप्टर को पीछे से आगे तक एक बार अपनी माइंड पे बोलते हुए, टॉपिक को बोलते हुए जाना पड़ेगा। फिर आगे से पीछे तक आना पड़ेगा। इसका जो लेंदी वीडियो है मेरे डिस्क्रिप्शन स्क्रॉल करो थोड़ा नीचे, मेरे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। रिवीजन कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ, ठीक है। तो आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको ये जो रूटीन है ये फॉलो करने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने देने वाला हूँ, ठीक है। बार बार एक चीज आपको कहता हूँ कि कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहां से आपको अपने हिसाब से, जब तक अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो तब तक आप एक मेडिकोस तो नहीं बन पाओगे, ठीक है। सक्सेसफुल मेडिकोस नहीं बन पाओगे। तो अपने को मॉडिफाई करके वो चीज अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, क्रिएटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो बात यह है कि मिनिमम तो 12 आवर पढ़ना ही है। नहीं पढ़ पाओगे, अपनी बात है, अपनी रिस्क है। धीमे धीमे होगा, एक महीनों, एक आध महीनों ज्यादा लग जाएगा, 8 घंटे, 9 घंटे, 11 से 12 घंटे हो जाएगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर भी आप कर सकते हो। तो किस तरीके से करना है वो चीज मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, लेकिन एग्जैक्टली जो स्लॉट मैंने यहाँ पे कह दिया वो स्लॉट आपको वैसे ड्यूरेशन की स्लॉट को मान सकते हो सकते हैं 1 घंटा आगे उठो, 1 घंटा आगे सोने जाओ, या फिर 1 घंटा बाद में उठो, या फिर 1 घंटा बाद सोने जाओ रात में। बिगिनिंग एंड अलग हो सकती है, लेकिन जो स्लॉट मैंने कह दिया वो स्लॉट आपको फॉलो करना है, ठीक है। 9 बजे उठना है, ठीक है। 9 बजे स्टार्ट करनी है, 8:30 में उठ रहे हो, 9 बजे स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। 12 बजे तक पढ़ रहे हो, 12 नून तक, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 1 बजे से फिर से स्टार्ट कर रहे हो, 2:30 बजने तक दोपहर में पढ़ रहे हो, फिर आप लंच कर लो, हल्का फुल्का जो भी लंच है कर लो। उसके बाद आपने 3 बजे से फिर स्टार्ट करनी है, 4:30 तक पढ़ना है, फिर 4:30 से 6:30 में लंबा ब्रेक लो। बीच में यदि आपको आफ्टरनून नैप्स लेना है, आपको एग्जाम की 2 महीनों आगे ये नहीं करना है, स्टॉप कर देनी है नैप्स को, आफ्टरनून नैप्स, ठीक है। छोटी छोटी पावर नैप ले सकते हो तो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पे, लेकिन अभी के लिए आप 1 घंटे की नैप्स ले ही सकते हो। तो 4:30 से 6:30 इस बीच में आपको एक नैप लेनी है, फिर उठ के आपको फ्रेश होके फिर 6:30 से आपको स्टार्ट करना है एग्जैक्टली, ठीक है। 4:30 से लेकर के आप 6 बजे तक नैप्स वैप्स लेके उठो, 6 से 6:30 के अंदर में फ्रेश होके जो भी करना है एक्टिविटीज करके लग जाओ फिर से, ठीक है। 6:30 से एग्जैक्टली 6:30 से लेकर के 11 तक, फिर बीच में हो सकते हैं 10 मिनट 5 मिनट की ब्रेक छोटी छोटी लेते रहो, ठीक है। फिर 11 में उठ के अपना डिनर करना, डिनर के बाद 12 से फिर लग जाओ 2 बजे तक, ठीक है। उस टाइम पे आपको रिवीजन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने हिसाब से इस टाइम को फिक्स कर लेना। तो इसी तरीके से आपको टाइम को देखना है, ठीक है।
अब बात आते हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो आने वाले टाइम के अंदर में यदि आप 12 घंटे आप पढ़ने पाते हो, तो उस टाइम के हिसाब से यदि कोई भी एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करने में 24 आवर्स एवरेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 24 आवर्स या फिर 30 आवर्स की टाइम रिक्वायरमेंट है, तो आप इजीली देख पा रहे हो कि आपके लिए ये कंप्लीट करना बहुत इंपॉसिबल हो रहा है। लेकिन ये इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अभी जीरो लेवल पे हो नहीं, और जो हो भी रहे हो फिर भी ऐसे आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैं 5 टेम्पलेट को आगे बताने वाला हूँ, इस 5 टेम्पलेट को आपको फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज मेडिकोस तो नहीं बन पाते। या उसके लिए तो आपको मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंसी रखनी होगी, अपने ऊपर बिलीव रखना होगा। चाहे तुम कोई भी स्टैंड पे खड़ा हो, आपको आखिरी तक लड़ाई कर देनी वाली है। और जो प्रिपरेशन के लेवल है, कई हद पे उस लेवल तक जाना पड़ेगा, अपनी एनसीईआरटी को रगड़ना पड़ेगा। सिर्फ लेक्चर, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट देके कुछ नहीं होगा। जितना अच्छे पढ़ाई होगी एमसीक्यूज, सॉरी एनसीईआरटीज, उतने रिक्वायरमेंट होगी आपको अपनी टेस्टिंग का। अब टेस्टिंग अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे, ना कि सारे जो टेस्ट अपने इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया गया है उनके ऊपर आप सभी टेस्ट देने के लिए आपको जरूरत नहीं। मंथ में एक टेस्ट दो मंथ में, अभी मार्च तक। फिर अप्रैल में, जहां पे आपको लगे अर्ली अप्रैल में या फिर लास्ट अप्रैल में, अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, अपना टेस्ट को हर वीक मिनिमम एक टेस्ट देते रहना, वहां पे फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मंथ में एक टेस्ट देते रहो मार्च तक। अच्छे के लिए बोलो, मार्च में 2 टेस्ट, 2-3 टेस्ट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तक अभी मंथली एक टेस्ट की ज्यादा नहीं देना चाहिए। अब रिवीजन कैसे करोगे? देखो, रिवीजन करने की जो टेक्निक है ना, सभी बोलते हैं कि हम जो है अपनी पन्नों को पलट रहे और मेरा रिवीजन हो गया। जो टॉपर्स के लिए आप सुनते आ रहे हो, ट्रेडिशनल टॉपर्स रहते हैं, अब उनके फंडा क्या है? वो शुरू से कंसिस्टेंट था। जो प्रॉब्लम आज तुम्हें हो रहा है, वो प्रॉब्लम उनका नहीं था। तो आपको क्या उनके तरह सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाला हो? अभी जो टेस्ट देने वाले हो, वो सारे टेस्ट अटेम्प्ट करोगे या फिर अटेम्प्ट करना ही चाहिए आपको? आप खुद सोचो, उनके साथ क्या आपकी सिमिलरिटीज है? तो वो लास्ट की 5 दिनों में 3-4 बार एनसीईआरटी बायोलॉजी का रिवीजन कर दे रहा, ऐसे पन्नों पलट के। क्यों कर पा रहा? क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी था शुरू से ही। 2 साल, 1.5 साल से उनकी जो कंसिस्टेंसी था, उसके अकॉर्डिंग उनको भी डाउनफॉल्स आए हैं, लेकिन वो अपने आप से उठ गए। ठीक है ना? ये जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, जो लेवल की बात कर रहा है, जो 5 पॉइंट को आप यदि टैली करते हो, फिर आपको ये जो राह, अपने राह पे आप वो उस लेवल तक पहुंच जाओगे जो सो कॉल्ड टॉपर्स पहुंच गए हैं या पहुंचते हैं। तो उसको फॉलो तो आपको जरूर से करना होगा, जैसे बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो टेस्ट दे रहा हो, उनको लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट अभी देना पड़ेगा। आप रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन आपको डे बाय डे करना होगा। हर एक चैप्टर की 5 से 6 रिवीजन की जरूरत नहीं है। आप 3 रिवीजन, 4 रिवीजन भी कर लो अपने आने वाले फाइनल एग्जाम तक, फिर भी काफी है। इसीलिए हर टेस्ट के आगे आपको रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से रिवीजन करने हैं आई बटन पे मिल जाएंगे, और मेरे चैनल में तो थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे, हमको तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि टेस्ट को देने के पीछे मत भागो, सारे टेस्ट। ठीक है, एक लिमिट के अंदर में दो, जैसे मैं बोला है। ठीक है, तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा। और जो भी थोड़ा बहुत चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हो, तो उनके लिए तो बहुत काफी सही बात है। जो जो चैप्टर्स आपने कर चुके हो, अभी से स्टार्ट करो ना, आज से स्टार्ट करो। 1 बाय 1 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सब्सिक्वेंटली जैसे है वैसे एनसीईआरटी में करते हुए रहो, सिलेबस में जैसे है वैसे ही करते हुए रहो अपने हिसाब से। लेकिन जहां पे आपको देखो कि अरे ये चैप्टर तो मैंने पहले कर चुका हूँ, तो उस चैप्टर में कैसे करना है कि पहले जो आपने पढ़ चुके हो उसको थोड़ा निकालो, उसको थोड़ा अपने पलट के देख लो कि इस तरीके से अपने रिकॉल करो अपने दिमाग में, तो अपने दिमाग पे वो चीज सेट हो जाएगा कि मैंने तो ये चीजें पढ़ रखे। कॉन्फिडेंस उस लेवल तक हो जाएगा। उस चैप्टर में आपको करने के लिए जो 5 पॉइंट मैंने बोलेंगे, 4 पॉइंट पढ़ने की, तो 4 पॉइंट में कुछ पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं होगा, कुछ पॉइंट कम करने की जरूरत होगी। वैसे करके वो आधे से कम टाइम के अंदर में निपटा दोगे। तो इसी तरीके से जो भी चीजें आपने, जो भी चैप्टर्स आपने ऑलरेडी कर चुके हो, तो उनको आप आसानी से आधे टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। इसीलिए अपने आने वाले टाइम पे आसानी से सिलेबस कंप्लीट कर ही सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेवल, प्रिपरेशन की लेवल नहीं नीचे लाना चाहिए। और जो 5 पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, उनको इधर उधर मत करना, लेकिन रिस्क अपना होगा। फिर रिस्क तो आपका होगा ही होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं कि हाउ मेनी मॉक्स वी शुड गिव। भाई ये स्टूपिड वाले क्वेश्चन है। पहले सुनो, मॉक को क्यों देना चाहिए? मॉक्स को दो फायदे हैं मॉक्स देने की, दो कैटेगरी के अंदर में आप डिवाइड कर सकते हो। क्यों देना चाहिए मॉक्स? पहले देने की जो प्रथा है, वो इसलिए है कि एग्जैक्टली एग्जाम हॉल के टेम्परामेंट को फिल करने के लिए, उसके साथ रूबरू होने के लिए आपको मॉक्स को अपेयर करना पड़ता है। सेकेंडली, टेस्टिंग करने के जरिए आप उस टाइम लिमिट के अंदर में, उस टाइम पार्ट के अंदर में जो अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो, अच्छे से रिवाइज कर चुके हो, वो सारे चैप्टर्स को आप जब टेस्ट के जरिए जांच करते हो, फिर आपको वीकनेस पता चलती है, और वीकनेस को आप कंसिडर करके उसको रिफिल कर सकते हो, रिगेन कर सकते हो, है ना?
अब आते हैं कि टेस्ट को देने के लिए आपको जो भी मार्क्स दे तो मिनिमम कितना मार्क्स देना चाहिए जो कि आपको एग्जाम हॉल के टेम्परामेंट की बराबर हो। वो आप नहीं आज नहीं समझ पाओगे। अप्रैल महीनों में जब अपना सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा, 90-95% कंप्लीट हो जाएगा लगभग, तब आप अपने से ही प्रश्न करोगे और उसका आंसर तुम्हें ढूँढ पालोगे। जब मॉक देना स्टार्ट करोगे तभी आपका आंसर मिल पाएगा। कोई जना आके आपको नहीं बता सकता। ये है असली सच। सुन लो, मान जाओ। ठीक है? अभी उसका कैलकुलेशन नहीं करना है। अप्रैल में आपका आंसर ढूँढ पाओगे। आज यदि आज अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हो, तभी वो दिन आएगा, अपने आप से उत्तर अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है? अब बात आती है कि वीकनेस। अरे वीकनेस को एनालिसिस करने के लिए तुम्हारे पास वीकनेस तब होगे जब आप अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर को फॉलो नहीं करोगे, अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन एमसीक्यू से समझ नहीं पाओगे, रगड़ नहीं पाओगे, 20 आवर्स 24 आवर्स एक चैप्टर के पीछे मिनिमम नहीं दोगे। जितना भी स्पीडी बंदा हो, देना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को। जिस तरीके से मैं कहा, रिवाइज नहीं करोगे डे बाय डे तो नहीं होगा, रिकॉल नहीं कर पाओगे। और रिलेवेंट एमसीक्यू, रिलेवेंट मॉक को प्रैक्टिस नहीं करोगे। कहां से करना है रिलेवेंट, मैं बोलने वाला हूं। तो इसलिए जब तुम ये 5 पॉइंट कर लोगे तो वीकनेस भी कम जाएगा और टेस्टिंग का भी जरूरत नहीं पड़ेगी उतना ज्यादा। तो अभी के लिए जैसे बोला वैसा लिमिटेड टेस्ट देने रहो और उसका भी वीकनेस आपको सामने आएंगे, उसको भी आप सॉल्व करते रहो। ठीक है? और अप्रैल में आपको आंसर मिल जाएंगे कितना मार्क्स मुझे देना चाहिए। अभी का टास्क को कंप्लीट करो, सिलेबस को सही ढंग से कंप्लीट करो। मोटा मोटा पढ़ के ऊपर के चला गया नहीं होगा, आपको मिडिल में चला गया नहीं होगा, उस डेप्थ तक जाना पड़ेगा। ठीक है? जैसे बोल रहा हूं मैंने। अब आते हैं कि आपको किस तरीके से, है ना, जो 5 पॉइंट की बात कर रहा, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। कोई जना आके बोल रहा है कि आपको कोई भी तरीके से करना होगा, नहीं, उसका टेम्पलेट है। टेम्पलेट क्या है? वीडियो लेक्चर को देखना, उसके साथ आपको एमसीक्यूज को एनसीईआरटी को सही ढंग से पढ़ना, क्योंकि 30 प्लस क्वेश्चंस अभी बन चुके हैं क्वेश्चन पेपर। अब कहां से किस तरीके से घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट को पूछेगा, कोई पता नहीं। उनको अपनी तरीके से अच्छी तरीके से रगड़ना होगा, एनसीईआरटी को टाइम देना पड़ेगा। बात है टाइम देने की। ठीक है? फिर एमसीक्यू, रेलिवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना और रिवीजन डे बाय डे करना। जिस तरीके करना है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन करते करते आपको समझ में आ जाएगा। एक डायरी ले लेना, डायरी को मेंटेन करना डे बाय डे आपको। ठीक है? फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं रिलेवेंट एमसीक्यू। अब आते हैं रिलेवेंट एमसीक्यूज और रिलेवेंट मॉक्स को कहां से दोगे। मैं बस एक ही प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड करूंगा। डॉक्टर आदित्य जी ने भी ये चीजें कहे होंगे जो कि आपको पता होगा। डॉक्टर आदित्य सर एम्स का एम्स यूजी में या फिर नीट यूजी या फिर एम्स यूजी, कई मुझे यूजी एग्जाम पता नहीं चल रहा, लेकिन उसमें भी फर्स्ट रैंक लाए थे उस टाइम पे। एम्स पीजी में भी फर्स्ट रैंक लाए थे, एम्स एसएस में भी फर्स्ट रैंक लाए हैं, नीट एसएस में। और अभी वो सुपर स्पेशलिटी कर रहा है, डीम कर रहा है। तो इट इज़ वेरी प्रीसियस टू हिम। तो उन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म के नाम बोले हैं और हमने खुद इसको चखा है, चख के दिखा है, नीटपेप.com को, जो कि 100% एनसीईआरटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। टारगेट बैच जो अभी इसी साल नीट अपेयर करने जा रहे हैं उनके लिए टारगेट बैच है आर्यन रथ सिंह की। और आप इग्नाइट बैच जो अगले साल जा रहे हो, इग्नाइट बैच को, दोनों बैच सेम ही है। उसके अंदर में आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। ठीक है? उसके साथ रिलेवेंट एमसीक्यू मिलने वाले, फ्लैश कार्ड मिलने वाले, साथ ही साथ बहुत सारी चीजें। यदि हो सके आपको आई बटन पे थोड़ा बहुत मेरा शॉर्ट मैंने बनाए थे, उसके लिंक दे दूंगा। और अदरवाइज आप सर्च करके देख सकते हो उसका फीचर्स क्या क्या है, नीटपेप.com की टारगेट बैच या इग्नाइट बैच की फीचर्स क्या क्या है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे नीटपेप.com की जो भी कोर्सेस है, अपने हिसाब से आप बाय कर सकते हो जो भी आपको इजी लगेगा। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी है, प्रोडिजी टेस्ट सीरीज है, बेहतरीन, जो कि आपको 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी में भी अचीव करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताना पड़ेगा। जो 5 पॉइंट मैंने बोला है, इनको आपको ज़रूर से कंप्लीट करना है। ये है टेम्पलेट। इधर-उधर से पढ़ने से, इधर-उधर के एमसीक्यूज़ करने से कुछ नहीं मिलेगा। रिलेवेंट एमसीक्यूज़ करना है, कहाँ से करना है मैंने बोल दिया। किस तरीके से एमसीक्यू को एनसीईआरटी को रगड़ना है वो मैं बोल दिया। किस तरीके से रिवीजन करना है वो मैं बोल दी। और मेरे चैनल पे उसका डिटेल वीडियो देख सकते हो आप, रेगुलर करोगे। टेस्ट किस तरीके से करना है, टेस्ट को कैसे देना है, क्यों देना है, उसके एप्लीकेशंस आपको बोल दिए हैं, समझ पाए होंगे। मैं आशा करता हूँ इतने समय तक आपके साथ बात कर रहा हूँ। फिर आपको मॉक्स कहाँ पे देना चाहिए, वो सब बोल दिया। आप थोड़ा और रिसोर्सेज के बारे में बता दें कि रिसोर्सेज तो आपके पास बहुत सारे हैं। आनंद मणि का चैनल है, उससे आप फ्री में वीडियो लेक्चर देख सकते हो। उसका फंडा बॉक्स की बायोलॉजी का बुक्स है, उससे भी आप खरीद सकते हो। ठीक है? बायोलॉजी के लिए। और अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, यदि अफोर्ड कर सकते हो तो। पीडब्ल्यू सबसे मोस्ट अफोर्डेबल है और नीटपेप.com भी अफोर्डेबल के अंदर में पड़ते हैं। इन चारों प्लेटफॉर्म में आप इनको देख सकते हो। इनका जो भी यूट्यूब चैनल है, इनको भी आप सर्च कर सकते हो। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इनका यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लो।
यू आर मच मॉडिफाइड टू सर्च दोज थिंग्स इन योर ओन मोबाइल और गैजेट। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ नहीं बोलूँगा, प्लेटफॉर्म की नाम आपके साथ शेयर करते हुए। लेकिन द बेस्ट थिंग, यदि आपको कोई भी मॉड्यूल आपके पास नहीं है, यदि एनसीईआरटी सिर्फ है तो एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, कोई बात नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप एफोर्ड कर सकते हो 12,000 15,000 के आसपास, सिर्फ डीएलपी कोर्स को लेना है, सिर्फ डीएलपी विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी टेस्ट सीरीज। एआईएटीएस को नहीं लेना है। आकाश की मैं नंबर 1 रैंकिंग हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। किसी से यदि आप बुक मंगा सकते हो, लेकिन उसका अंदर में उनका स्क्रैचेस, अपना पर्सनलाइज नोट भी रह सकते हैं, वो आपको डिस्टर्ब आ सकते हैं। तो यदि हो सके किसी दिन मंगा लेना फ्रेश, अदरवाइज फ्रेश आप खरीद सकते हो, अफोर्ड कर सको तो। द बेस्ट मैंने आज तक कोई भी मॉड्यूल को यदि मैं रेफर करता हूँ तो वो आकाश की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। फिर भी आपको बोल सकता हूँ कि अन अकेडमी यदि आप उसके बाद अफोर्ड कर सकते हो, नीट प्रेप का जरूर सी। और सबसे बेहतर है अफोर्डेबल पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म, ठीक है, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। और यदि इनके कोई भी कोर्स में आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो या फिर इनरोल कर सकते हो, तो उनके अंदर में आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। इन सारे जो 4 प्लेटफॉर्म के बारे में आपके साथ शेयर किया है, इनके अंदर में आपको सब कुछ मिल जाएंगे। और मॉड्यूल्स यदि हो सके आकाश का थोड़ा बहुत ले लेना, उसको मेन मॉड्यूल की तरह बिहेव करना, वो मॉड्यूल सबसे बेहतरीन है। उनके बाद एनसीईआरटी आपको बस पलटना होगा। एक एक चैप्टर अपने आकाश मॉड्यूल से कर लिए, कोई भी मॉड्यूल से कर रहा हो, उसके बाद एनसीईआरटी एक बार पलट लेना, डायग्राम को देख लेना, थोड़ा बहुत मिसकॉन्सेप्ट, मतलब मिस गाइडेंस को ना कर दिया जाए, उसके बारे में थोड़ा चकित रहना। कौन से कोई कोई टॉपिक्स वहाँ पे मिस कर दिए हैं कोई मॉड्यूल ने, वो थोड़ा बहुत नोटिस करके अच्छे तरीके से एमसीक्यू को जाने के आगे, कोई चैप्टर रीड करने के बाद जब एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उसके आगे आप ये देख सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी को एक बार देख लिया करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। फिजिक्स में पॉइंट टू पॉइंटर को अच्छे से देखना, क्योंकि उस वहां से आपको एसेसन रीजन आने वाले हैं। तो इस चैनल पे आपको आने वाले हैं बहुत सारी चीजें मैं करने वाला हूँ, ठीक है। एसेसन रीजन के ऊपर कंटिन्यूअसली पोलिंग चलेंगे, कोई एक हॉट टॉपिक को लेकर के हो सकते हैं, ऐसे आके डिस्कस करें। लेकिन कम्युनिटी सेक्शन में आपको हर रोज कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जरूर सी यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को सही रखने के लिए फॉलो जरूर सी करने के लिए बोलूंगा। चक के देख लिया, कुछ अलग मिलते हैं तो आपकी बात है, ऐसा बात नहीं बोलने वाला हूं मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छे तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। और ये सारे जो 4 प्लेटफॉर्म की बात बोला, आनंद मनी की सर की बात बोला, अन अकेडमी नीट की जो अन अकेडमी नीट का जो यूट्यूब चैनल है उसका बात बोला, नीट प्रेप, फिर पीडब्ल्यू की जो भी टीचर्स को आप फॉलो करने की बोल सकते हो, तो वहाँ से आप लेकर के फ्री में लेक्चर भी देख सकते हो। तो ये बात अपनी है। एक लेक्चर को फॉलो करना है हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में। एक ही टीचर को, एक ही चैप्टर को पढ़ने के टाइम पे एक ही टीचर या फिर एक ही लेक्चर को फॉलो करना है, और उसके साथ अपनी नोट को बनानी है। फिर साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी या फिर मॉड्यूल्स को अच्छी तरीके से रगड़ना है। तो ऐसे 5 पॉइंट को आपको फुलफिल करना है। नीट प्रेप की नाम मैं बार-बार ये कहना चाहूँगा कि टारगेट बैच को जॉइन करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, इग्नाइट या टारगेट बैच को। उसके साथ हर सारे जो उसके अंदर में कोर्सेस है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएँगे। उसके कपिल सर जो फाउंडर हैं, आकर के बहुत डिटेल्स में आपके साथ बातें करते हैं। कुछ एक चैनल को फंडामेंटल नोटिफिकेशंस के लिए बायोलॉजी एट इजी ऐसा भी नाम करके एक चैनल आते हैं। आनंद मनी सर का चैनल है, फिर नीट प्रेप का चैनल है, ठीक है। इनके अंदर में कोई एक चैनल को, कोई भी एक चैनल को आप फॉलो करते रहना, नोटिफिकेशन से या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए, और टीचिंग के लिए कोई 1 या 2 प्लेटफॉर्म को आप जरूर से फॉलो करना, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे। तो अपनी लेवल को, जो 5 पॉइंट मैंने बोला, उसको यदि थोड़ा ड्रॉप कर दिया ना, कुछ नहीं हो सकता। 12 घंटे मिनिमम पढ़ना ही है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, तबियत बिगड़ जाएगा। लास्ट की 2 महीनों में, 1 महीनों में तो बढ़ा सकते हो, लेकिन अपना रिस्क है उसमें। कंसिस्टेंटली रखो, नीट ज़रूर क्रैक हो सकते हैं, क्यों नहीं होगा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि सही वक्त पे, सही स्थान पे और सटीक जोर से यदि आप प्रहार करते हो, वो चीज़ ज़रूर क्रैक होता है। इसीलिए धैर्य, संयम, ये सारी चीज़ें बनाए रखना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को इसी कारण से आएगा, जब आपका प्रिपरेशन, अपना एनसीईआरटी अच्छे तरीके से रखोगे, एमसीक्यू सॉल्व होगा, रेलेवेंट एमसीक्यू सॉल्व होगा, रेलेवेंट मॉक में अच्छे नंबर आएंगे, फिर अपना कॉन्फिडेंस को कोई नहीं रोक सकता। मेरा पहला वीडियो जरूर से जाके चेकआउट करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने बोला हूँ रियलिस्टिक तरीके से। चलो मिलते हैं आगे, बने रहना हमारे साथ। कम्युनिटी सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आने वाला हूँ, बार बार मैं नहीं कहने वाला। चलो मिलते हैं आगे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग, यू कैन डू इट, रिमेंबर।